बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे। दोस्तों ये जितने भी लेक्चर्स हैं CS403 के, इसमें एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी। जो चीज़ें आपको बताता हूँ, जो डिटेल बताता हूँ, उनको शॉर्टली नोट कर लिया करें, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा ब्रीफली पेपर में आपको पूछी नहीं जाएंगी। शॉर्ट सा पेपर होता है और ज़्यादा जो पेपर आता है वो क्यूरीज से आता है। ये जो आगे आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्यूरीज का, इंसर्ट क्यूरी, डिलीट क्यूरी, अपडेट क्यूरी, ज़्यादा पेपर यहाँ तो उसमें से आता है। यहाँ आपको एक सिनेरियो दिया जाता है पेपर में और कहा जाता है कि इसकी ERD यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाओ। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं, तो इसलिए ये जो बाकी वजाहतें होती हैं इतनी लंबी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको शॉर्ट सी डिटेल बताता हूँ, आप उसी को अपने वर्डिंग में जो है अगर पेपर में आए तो पेपर में लिख दिया करें। इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी आप सोचोगे यार इतनी लंबी डिटेल कौन याद करेगा, यार ये डिटेल नहीं याद करते, अपनी वर्डिंग पेपर में लिख के आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पहला लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन वो है जनाब डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोसेस। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट तो यहाँ से ही हो चुका है, लेकिन इसके अच्छे से समझने के लिए सारे नीचे एक डायग्राम बनाई हुई है। उस डायग्राम से देखें, ये है वो डायग्राम। ये टॉपिक का नाम है डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। तो अगर आपको पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है प्लान के अंदर डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस लिखो, ये शॉर्ट में सर कहते हैं कि डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के पॉइंट बताओ, तो आपने क्या करना है? अगर ये शॉर्ट में रहता तो आपने जस्ट ये पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या है? प्रीलिमिनरी स्टडी। दूसरा पॉइंट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तीसरा पॉइंट है DB यानी डेटाबेस डिज़ाइन। चौथा पॉइंट है फिजिकल डिज़ाइन। पांचवा पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन और छठा पॉइंट है मेंटेनेंस। तो ये पॉइंट आपने जस्ट लिख देने अगर ये शॉर्ट में आता है। अगर ये लॉन्ग में आता है तो फिर आपने क्या करना है? ये डायग्राम बनानी है, पहले ये पॉइंट लिखने इस तरह जैसे ये लिखे हुए हैं डायग्राम के अंदर। अगर ये क्वेश्चन डायग्राम लॉन्ग में आता है तो फिर आपने सिंपली ये डायग्राम बनानी है और इस डायग्राम के बाद आपने इन पॉइंट्स को, हर पॉइंट को दो, ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं हर पॉइंट को दो तीन लाइन में जो है अपनी वर्डिंग बयान कर देना, जो मैं अभी आपको अपनी वर्डिंग में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों सर कह रहे हैं कि जब भी आपने डेटाबेस की डेवलपमेंट करनी हो, डेटाबेस को डेवलप करने का प्रोसेस करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रीलिमिनरी स्टडी। इसका क्या मतलब है? प्रीलिमिनरी स्टडी का मतलब दोस्तों ये है कि आया कि आपने बनाना क्या है। सबसे पहले देखो, जैसे मैं आपको एक घर की एग्जाम्पल से लेकर चलता हूँ। मान लें प्रीलिमिनरी स्टडी का मतलब ये है कि मान जैसे आपने एक घर बनाना है तो आप क्या करते हो? पहले आप खुद मेंटली सोचते हो। घर का जो मालिक है जिसने घर बनवाना है वो मेंटली पहले सोचता है कि भाई आया कि मुझे बनाना क्या है, कितने मेरे पास पैसे हैं, मुझे उन पैसों के अंदर रहते हुए कितने रूम बनाने हैं, कितने फ्लोर बनाने हैं, गराज बनाना कि नहीं बनाना, उसके साथ मुझे किचन बनाना कि नहीं बनाना, अगर किचन बनाना तो कितने किचन बनाने हैं, क्या हर फ्लोर में अपना अपना अलग अलग किचन होगा। तो यानी ये जो आप स्टडी कर रहे हो अपने बिहाफ पर, अपने माइंड के बिहाफ पर जो चीज़ें सोच रहे हो कि हमने जो सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कौन कौन से फीचर्स होंगे, दोस्तों इसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी स्टडी। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो इसको आप अपनी वर्डिंग में 2-3 लाइन में इंग्लिश में लिख सकते हैं। दूसरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब दोस्तों मतलब ये होता है कि ये जो आपने प्रीलिमिनरी स्टडी के अंदर जो पॉइंट नोट लिखे हैं कि मुझे अपने सिस्टम के अंदर ये फीचर ऐड करने हैं, अब आप उन्हीं रिक्वायरमेंट को, उन्हीं फीचर को एनालाइज करोगे कि आया कि क्या ये जो चीज़ें मैंने सोची हुई हैं प्रीलिमिनरी स्टडी के अंदर क्या वो बिल्कुल ठीक थी। जैसे फर्स्ट करो आपने प्रीलिमिनरी स्टडी में क्या सोचा था कि मुझे 2 रूम बनाने हैं। अब आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या करते हो? उसको एनालाइज करते हो कि भाई आया कि 2 रूम बनाने हैं तो उन दोनों रूम का एरिया कितना होगा। अब उसके ऊपर आप मज़ीद एनालाइज़ कर रहे हो कि रूम अगर बड़ा होगा कि रूम छोटा होगा, अगर छोटा रूम होगा तो कितने लोग वहाँ पे रहेंगे, अगर बड़ा रूम होगा तो कितने लोग रहेंगे। ठीक है, तो ये आप उसके ऊपर मज़ीद एनालाइज़ कर रहे हो। तो मतलब यहाँ पे हम जस्ट आप समझ लो, आप चलो इसको मज़ीद थोड़ा आसान कर दो तो इसका मतलब ये है कि प्रीलिमिनरी स्टडी का मतलब होता है कि रफ सा एक आइडिया तैयार करना। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है कि वो जो आपने यहाँ पे रफ आइडिया तैयार किया था उस रफ से आइडिया को अब प्रॉपर जो है सोचना कि आया कि जो मैंने रफ आइडिया बनाया था क्या वो बिल्कुल ठीक था, उसमें कौन सी चीज़ें मुझे ठीक है, कौन सी चीज़ें ठीक नहीं है। जो चीज़ें ठीक होंगी वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आप ऐड कर लोगे और जो चीज़ें ठीक नहीं होगी उनको आप जो है डिलीट कर दोगे। तो ये होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना, कि अपना जो आपने रफ आइडिया बनाया होता है उसको एनालाइज करना। नेक्स्ट आता है DB डिज़ाइन। DB डिज़ाइन में अब अपने ये जो आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया जिसमें आपने सोचा कि मुझे ये चीज़ें बनानी है, अब दोस्तों उन तमाम चीज़ों को बनाने के लिए आपने ज़रूरी पता अपने डाटाबेस को स्टोर करना ना, तो डाटा को स्टोर आप कहाँ पे करोगे? डेटाबेस में। तो उसके लिए आप क्या करोगे? डेटाबेस डिज़ाइन करोगे। तो डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए आप ये तीसरा पॉइंट जो है DB डिज़ाइन मीन डेटाबेस डिज़ाइन का आप अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने सिस्टम के लिए क्या बनाने जा रहे हो? अब एक डेटाबेस डिज़ाइन करने जा रहे हो जहाँ पे आप अपना डाटा जो है वो स्टोर करोगे। नेक्स्ट आता है फिजिकल डिज़ाइन। फिजिकल डिज़ाइन दोस्तों क्या होता है? ये डेटाबेस DB डिज़ाइन का मतलब ये है कि आपने अभी डेटाबेस का डिज़ाइन बनाने का मतलब ये नहीं कि डेटाबेस बनानी शुरू, मतलब कंप्यूटर लाए और उसमें डेटाबेस बनानी शुरू कर दी, नहीं। DB डिज़ाइन का मतलब ये है कि आपने पेपर के ऊपर उसका नक्शा तैयार किया डेटाबेस का,
मतलब कि डेटाबेस में कौन कौन से टेबल होंगे, किस टेबल का क्या नाम होगा, किसका किसके साथ रिलेशनशिप होगा, जैसे मैं पीछे भी बता चुका हूँ आपको। तो डीबी डिज़ाइन का मतलब ये है कि पेपर पे आपने उसका डिज़ाइन तैयार कर दिया डेटाबेस का। उसके बाद फिजिकल डिज़ाइन का मतलब क्या कि आपने प्रॉपर उसका अब फिजिकल डिज़ाइन तैयार किया। फिजिकल डिज़ाइन मीन कि आपने ये बताया है कि ये जो मैंने डेटाबेस बनाई है टेबल की फॉर्म के अंदर, इन टेबल को किस फॉर्मेट में, अब जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फिजिकल मॉडल का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारा जो डाटा है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, किस लोकेशन पे स्टोर होगा, किस सर्वर पे स्टोर होगा, ये हम फिजिकल में बयान कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डीबी डिज़ाइन का मतलब यह है कि पेपर पे आपने जस्ट टेबल की फॉर्म में डाटा बनाया, डिज़ाइन तैयार किया। और फिजिकल डिज़ाइन का मतलब क्या है कि ऐसा डिज़ाइन जिसमें आपने प्रॉपर अब बताया कि आपके जो टेबल हैं वो किस लोकेशन पे स्टोर होंगे, टेबल का डाटा स्टोर करने के लिए कौन सा फॉर्मेट होगा, कौन सी आप ड्राइव यूज़ करेंगे, फाइल यूज़ सिस्टम यूज़ करेंगे या ड्राइव जो भी आपने वो मेंटेन करना है वो आप इसमें बताते हो फिजिकल डिज़ाइन में। देन उसके बाद जो अगला पॉइंट है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन मीन कि अब आप अपने डेवलपर्स को कहोगे कि ये जनाब मैंने डिज़ाइन तैयार कर दिया फिजिकल डिज़ाइन, अब इसको देखते हुए जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन यानी कोडिंग करनी शुरू कर दो। तो अभी वो जो इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, जैसे आपने घर का डिज़ाइन तैयार कर दिया, अब क्या घर सिविल इंजीनियर क्या करेंगे, उस घर को तैयार करना शुरू कर देंगे, इंटें मंगवाएंगे, वो सारी चीज़ें करके प्रॉपरली घर फिजिकली बनना शुरू हो गया। तो ऐसे यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि यानी आपके जो डेवलपर्स हैं, जो आपके प्रोग्रामर्स हैं, अब उन्होंने क्या किया, या आपके जो डेटाबेस डिज़ाइनर हैं उन्होंने डिज़ाइन तो कर दिया, अब बाकी जो नेक्स्ट काम है आपके डेवलपर का, वो क्या करेंगे, वो आपके इस फिजिकल डिज़ाइन को देखते हुए इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कोडिंग के थ्रू उसको प्रॉपर जो है डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद मेंटेनेंस का मतलब क्या है, मेंटेनेंस का मतलब यह है कि जो आपने डेटाबेस बनाई हुई है उस डेटाबेस में अगर कोई एरर आ जाता है तो बाद में आने वाले वक्त में उसमें आने वाले एरर को ठीक करना मेंटेनेंस कहलाता है। तो ये 200 सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया इसके पॉइंट लिखने हैं, अगर ये लॉन्ग में आता तो फिर आपने ये डायग्राम भी बनानी है, साथ इन पॉइंट्स को जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना। ये पॉइंट ये देखें यहाँ पे सामने भी इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। समझ आई बात की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि मैंने जो पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है जी डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। कहता है डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस अप्रोच 2 का मतलब ये है कि कहता है एक तो अप्रोच ये ऊपर वाली है ना कि जिसमें आप ये वाली आपकी मर्जी है, आप ये वाली अप्रोच मतलब इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए डेटाबेस डिज़ाइन कर लो, या फिर कहता है कि दूसरा मेथड भी है जिसमें आप ये पॉइंट्स हैं जिनको आप करते हुए अपनी डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हो। तो उसमें क्या पहला पॉइंट क्या जी, एनालाइज यूज़र इन्वायरमेंट। क्या मतलब है इसका, एनालाइज मतलब आप जो सिस्टम बनाने जा रहे हो उस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी उसको एनालाइज करना, उसको देखना कि अच्छा मुझे ये फीचर बनाने हैं, जो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि अपनी रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करना कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होंगी, कौन कौन से फीचर होंगे। उसके बाद डेवलप कंसेप्चुअल मॉडल। ये कंसेप्चुअल मॉडल क्या होता है कि अपना वो जो हमने चीज़ें सोची हैं उनका एक रफ सा आइडिया बयान करना, कंसेप्चुअल यानी कंसेप्ट लेवल पर आप सोचते हो चीज़ों को, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल लेवल, ठीक है, कंसेप्चुअल मॉडल जो आप अपने पेपर के ऊपर अपने रफ सा आइडिया तैयार कर देते हो। तो ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, मैप कंसेप्चुअल मॉडल टू लॉजिकल मॉडल। मीन वो जो आपने कंसेप्चुअल मॉडल के अंदर पेपर के ऊपर जो रफ सा आइडिया बनाया था उसको अब अपने टेबल की फॉर्म के अंदर यानी लॉजिकल मतलब होता है टेबल की फॉर्म में आप उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हो। उसके बाद चूज़ DBMS यानी अब आप ये भी बताओगे कि आप जो डेटाबेस सिस्टम जो आप डेटाबेस डेवलप करने जा रहे हो उसके लिए आप कौन सा DBMS यूज़ करोगे। तो दुनिया में बहुत बड़े से DBMS हैं, जैसे ओरेकल DBMS है, जैसे SQL सर्वर है, डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो उनमें से आप कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करोगे, ये आप चूज़ करोगे। उसके बाद डेवलप फिजिकल डिज़ाइन, वही बात आ गई। फिजिकल डिज़ाइन मीन कि आपका जो लॉजिकल डिज़ाइन आपने बताया है कि जो टेबल आपने बयान किए हैं, जो टेबल बनाए हैं आपने लॉजिकल मॉडल के अंदर, उन टेबल्स को अब आपने फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट करना है यानी फिजिकल डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है कि आपका जो डाटा वो किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, किस लोकेशन पे स्टोर होगा। तो ये चीज़ें मैं आगे भी आपको बड़ी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ फिजिकल डिज़ाइन का मतलब क्या है। उसके बाद इम्प्लीमेंट सिस्टम मीन यानी कोडिंग के थ्रू अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद टेस्ट सिस्टम मीन कि अपने सिस्टम को टेस्ट करना कि आया कि जो चीज़ हमने बनाई है, यानी जब आप इंप्लीमेंट कर लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो, अपने सिस्टम को टेस्ट करते हो, देखते हो कि आया कि जो सिस्टम आपने तैयार किया है क्या वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उसको ठीक करो, अगर नहीं एरर है तो ठीक है उसको आप यूज़ करो। उसके बाद ऑपरेशनल मेंटेनेंस मतलब आने वाले वक्त में उसकी मेंटेनेंस करना, उसकी देखभाल करना, उसको देखना कि अगर कोई एरर है तो उसको ठीक करना, अगर कोई बग आया तो उसको भी रिजॉल्व करना मेंटेनेंस में आता है। तो यही वो अगेन सर फिर उन्हीं पॉइंट जो मैंने अभी भी आपको बताया उन पॉइंट्स को फिर थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये एक डायग्राम भी अगर पेपर में ये भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हो कुछ इस तरह से। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया एनालाइज यूजर इन्वायरमेंट, डेवलप कंसेप्चुअल मॉडल। ये देखो ये एरो का मतलब क्या कि जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद आप इस मॉडल पे आ जाओगे, फिर जब ये तैयार हो जाएगा फिर आप इस पे आ जाओगे मैप कंसेप्चुअल मॉडल टू लॉजिकल मॉडल। जब ये भी तैयार हो जाएगा फिर आप चूज DBMS करोगे। अब ये जो दोस्तों बैकवर्ड एरो जो आ रही है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मान लो कि आपने एनालाइज यूजर इन्वायरमेंट कर लिया, मतलब ये सोच लिया कि क्या क्या आप
आपको क्या क्या क्रिएट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप कहाँ पे आओगे, डेवलप कंसेप्चुअल मॉडल, मतलब आप एक रफ सा आइडिया तैयार करोगे। दोस्तों उस रफ से आइडिया में जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी वो आप रख लोगे, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी उसको साइड पे कर दोगे। तो यहाँ पे ये जो बैकवर्ड एरो जा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आपका कंसेप्चुअल मॉडल सही नहीं है तो इसका मतलब क्या है बोला कि आपकी यूज़र इन्वायरमेंट के अंदर जो आपने चीज़ें एनालाइज की थी वो ही ठीक नहीं थी। तो इसका ये जो बैकवर्ड एरो जा रहा है इसका मतलब ये है, कहता है अगर आपका कंसेप्चुअल मॉडल ठीक नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनालाइज यूज़र इन्वायरमेंट ठीक नहीं था। तो फिर आप कहता क्या करो, कहता वापस जाओ और जाकर पहले एनालाइज यूज़र इन्वायरमेंट ठीक तरीके से सोच के आओ। ये मतलब है इसका बैकवर्ड एरो का। उसके बाद कहता है जब आपका कंसेप्चुअल मॉडल ठीक तैयार हो जाएगा उसके बाद आप कहाँ पे आगे, कंसेप्चुअल मॉडल टू लॉजिकल, यानी अपने कंसेप्चुअल मॉडल को आप लॉजिकल मॉडल में तैयार करने कन्वर्ट करने जा रहे हो। मतलब अपने वो कंसेप्ट जो आपने आइडिया बनाया था पेपर के ऊपर उसको आप टेबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो एरो बैकवर्ड जा रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर आपने जो लॉजिकल मॉडल तैयार किया अगर वो लॉजिकल मॉडल ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपने कहाँ गड़बड़ की है, आपने इससे पीछे वाले लेवल यानी कंसेप्चुअल लेवल में गड़बड़ की है। तो कहता है ये बैकवर्ड एरो आपको ये बता रहा है कि कहता है अगर आपका लॉजिकल मॉडल तैयार सही से नहीं हुआ तो आप वापस जाओ और जाकर कंसेप्चुअल मॉडल तैयार करो, और अगर कंसेप्चुअल मॉडल भी सही तरीके से तैयार नहीं हुआ तो फिर कहता है वापस जाओ और जाकर पहले एनालाइज यूज़र इन्वायरमेंट दोबारा से अगेन टेस्ट करो। उसके बाद लॉजिकल मॉडल के बाद हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं अपना DBMS के, हम कौन सा DBMS यानी कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम फिजिकल डिज़ाइन तैयार करते हैं। और उसके बाद ये जो बैकवर्ड एरो जा रहा है इसका मतलब क्या है, वही मतलब है कि अगर आपने फिजिकल डिज़ाइन तैयार किया, मतलब ये बताया कि आपका जो लॉजिकल डाटा है, मतलब जो टेबल की फॉर्म में आपने डाटा लॉजिकल बयान किया है वो डाटा किस फिजिकल मॉडल में किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, वो सारी चीज़ें आप इसमें फिजिकल डिज़ाइन में तैयार करते हो। तो अगर आपका फिजिकल डिज़ाइन सही नहीं बना इसका मतलब क्या है, कहाँ पे गड़बड़ है, आपकी लॉजिकल डिज़ाइन में गड़बड़ है। यही वजह देखिए वो कह रहा है अगर आपका फिजिकल डिज़ाइन सही तैयार नहीं हुआ तो आप वापस जाओ कहाँ पे, लॉजिकल डिज़ाइन पे। और अगर लॉजिकल डिज़ाइन भी सही तैयार नहीं हुआ फिर वापस जाओ कहाँ पे, कंसेप्चुअल मॉडल पे। और अगर कंसेप्चुअल मॉडल भी ठीक नहीं है तो फिर कहता है वापस जाओ कहाँ पे, पहले स्टेप पे एनालाइज यूज़र इन्वायरमेंट और उसकी अच्छे तरीके से दोबारा से एनालाइज करो। समझ आई बात की। और फिर उसके बाद जब फिजिकल मॉडल सही से हो गया तो यार उसके बाद आप इंप्लीमेंटेशन करोगे, मतलब कोडिंग करोगे और अपना सिस्टम रेडी करोगे। उसके बाद उसकी टेस्टिंग करोगे, चेक करोगे कि सिस्टम ठीक है कि नहीं ठीक, और उसके बाद दैन उसकी ऑपरेशनल मेंटेनेंस करोगे। और कहता है अगर ऑपरेशनल मेंटेनेंस में बड़े बड़े एरर आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपने जो पीछे जितने भी स्टेप परफॉर्म किए हैं वो स्टेप ठीक नहीं थे। तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप कहता है वापस जाओ और ऊपर जाके देखो कि आपने जो एनालाइज़ किया था चीज़ें क्या वो बिल्कुल ठीक थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं आपने की। कहता फिर मेंटेनेंस का मतलब ये है कि दोबारा से नए या मेंटेनेंस दो तरह की होती है, या तो आपका सारा सिस्टम ही ख़राब है नए से बनाओ, या फिर मेंटेनेंस का मतलब ये भी होता है कि आपने कोई नया फीचर ऐड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से आपको एनालाइज करनी पड़ेगी नया फीचर की सारी रिक्वायरमेंट, और उसके बाद फिर वही तरीका उसको कंसेप्चुअल मॉडल में कन्वर्ट करो, फिर उसको लॉजिकल मॉडल में। इसका मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है जी, चलें ये दोनों कंसेप्ट आपको मैं समझा दी हैं। इसी के साथ देखें वो नीचे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट वो कह रहा है जी अगला कंसेप्ट इस टॉपिक में कौन सा, टूल्स यूज फॉर डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट। कहता है अपनी डेटाबेस को डेवलप करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। दोस्तों टूल यहाँ पे कौन सा टूल है, पहला टूल है डाटा फ्लो डायग्राम। कहता है डाटा फ्लो डायग्राम मीन ऐसी डायग्राम जिसमें हम ये बता रहे होते हैं कि डाटा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, मतलब कितने यूज़र होंगे, डाटा किस यूज़र से किस यूज़र की तरफ मूव करेगा। मतलब जैसे आपने कहा कि मेरे पास 3 एक्टर्स होंगे, एक एडमिन होगा, एक फैकल्टी होगा और एक स्टूडेंट होगा। अब स्टूडेंट किसको रिक्वेस्ट करेगा, एडमिन किसको रिक्वेस्ट करेगा, एडमिन किस किस को एक्सेस कर सकता है, फैकल्टी किस किस को एक्सेस कर सकती है। तो ये हम किस में बताते हैं, हम डाटा फ्लो डायग्राम में बताते हैं। तो डाटा फ्लो डायग्राम बेसिकली डाटा का फ्लो बता रही होती है कि कौन एक्टर या कौन सा यूज़र किस चीज़ को एक्सेस करेगा, किस डाटा का फ्लो किस तरफ होगा। मतलब स्टूडेंट के डाटा का फ्लो क्या एडमिन की तरफ होगा, क्या एडमिन के डाटा का फ्लो स्टूडेंट की तरफ होगा। तो ये जो डाटा फ्लो होता है ये हम डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर बताते हैं कि डाटा का फ्लो किस तरफ है। तो इसमें कहते हैं 3 मेन पॉइंट है। पहला क्या, DFD मीन डाटा फ्लो डायग्राम, फ्लो शो द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस स्पेसिफिक सिस्टम। मतलब वो कह रहा है जो हमारा डाटा फ्लो डायग्राम होती है इसका बेसिकली मेन पर्पज़ क्या होता है कि ये डाटा के दरमियान और हमारे हमारे डाटा का फ्लो बयान कर रहा होता है किसके दरमियान, हमारे प्रोसेसेस के दरमियान और हमारे सिस्टम के दरमियान, कि हमारे सिस्टम और हमारे प्रोसेसेस के दरमियान जो डाटा का फ्लो है वो कैसा होगा। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, डाटा फ्लो डायग्राम करती है। उसके बाद कहता है DFD आर सिंपल एंड हाइड कम्प्लेक्सिटीज़। कहता है जो DFD होती है, जो डाटा फ्लो डायग्राम होती है, ये बहुत ही सिंपल होती है और ये हमारी जितनी भी कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, जो जितनी भी मुश्किल चीज़ें होती हैं उनको क्या करती है, हाइड कर देती है। नेक्स्ट DFDs आर डिस्क्रिप्टिव
एंड लिंक्स बिटवीन प्रोसेसेस डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन फ्लो। कहता है जो DFD होता है ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब बहुत ही चीज़ों को डिटेल से बयान कर रहा होता है। एंड लिंक्स बिटवीन, और ये लिंक कायम कर रहा होता है प्रोसेसेस के दरमियान और हमारी इंफॉर्मेशन के दरमियान। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ DFD। कहता है DFD की लिमिटेशन क्या होती हैं? दे डू नॉट प्रोवाइड अस अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसीजन पॉइंट्स। कहता है ये जो DFD होता है इसका एक डिसएडवांटेज ये है, ये लिमिटेशन का मतलब क्या है? डिसएडवांटेज। ऊपर हमने क्या पढ़े हैं? ऊपर हमने ये 3 जो पॉइंट पढ़े ना, ये बेसिकली एडवांटेज समझ लो आप इसको, कि ये एडवांटेज हैं DFD के। उसके बाद DFD के डिसएडवांटेज क्या है? कि DFD जो है दोस्तों ये नहीं बता रहा होता कि हमारे जो डिसीजन पॉइंट्स हैं, मतलब डिसीजन किसे कहते हैं? सिलेक्शन करना, कि मतलब आया कि अगर ये काम ऐसे हो जाए तो फिर कैसे होगा। मतलब जैसे मैं उर्दू में समझता हूँ, जैसे अगर आज बारिश होगी तो फिर क्या होगा, अगर आज बारिश होगी तो फिर क्या होगा, इसे कहते हैं डिसीजन लेना। कि अगर, जब आप कहते हो ना अगर ऐसा हो तो फिर क्या हो, तो इसे कहते हैं डिसीजन लेना। कहता है ये जो डिसीजन लेने वाली जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं ना, इनको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर रहा था DFD। दूसरा, DFD आर फोकस्ड ऑन फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ओनली। कहता है जो DFD होता है इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इन्फॉर्मेशन के, यानी जो डाटा होता है उसके फ्लो को सिर्फ फोकस्ड कर रहा होता है और किसी चीज़ को फोकस नहीं करता है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है नेक्स्ट, सिंबल्स यूज्ड इन DFD। कहता है उसके बाद हम जो है DFD जब बनाते हैं, अब वो बताने जा रहा है कि DFD बनाते कैसे हैं। पहले उसने आपको एडवांटेजेस बताए हैं, फिर उसने आपको डिसएडवांटेजेस बताए हैं, और देन अब वो आपको बताने जा रहा है कि हम DFD बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए हम दोस्तों डिफरेंट तरह के सिंबल यूज़ करते हैं। सबसे पहला सिंबल कौन सा है? डाटा फ्लो। डाटा फ्लो के लिए दोस्तों ये हम एरो सिंबल यूज़ करते हैं, जो ये बताता है कि आपका डाटा का फ्लो किस तरफ होगा, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, किस तरफ होगा। तो ठीक है, तो डाटा का फ्लो रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा क्या यूज़ करते हैं, कौन सा सिंबल? एरो सिंबल। उसके बाद डाटा स्टोर। कहता है डाटा को स्टोर करने के लिए, मतलब डाटा को डाटाबेस में स्टोर करने के लिए कहता है हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद प्रोसेस। कहता है अगर आपने कोई चीज़ प्रोसेस करनी हो, मतलब जैसे आपके पास एक डाटा है और उसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग करनी है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ है और उस डेट ऑफ बर्थ से आपने एज फाइंड करनी है। तो ये क्या है? डेट ऑफ बर्थ आपके पास एक डाटा है और आपने उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है ताकि आप एज फाइंड कर सको। तो कहता है जब हमने किसी डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करनी हो तो उसके लिए हम ये वाला जो सिंबल यूज़ करते हैं, या तो हम ये ओवल शेप, सर्कल शेप यूज़ करते हैं, या फिर हम ये वाली शेप जो प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, DFD प्रोसेस। ये देखें वही चीज़ जो मैंने ऊपर आपको बताई है कि सबसे पहले वो या तो सर्कल शेप यूज़ कर रहा था प्रोसेस करने के लिए चीज़ों को, या फिर वो इस तरह जो है ये रिक्टेंगल शेप जो है वो यूज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल एंटिटीज़। एक्सटर्नल एंटिटीज़ कौन सी होती हैं दोस्तों? एंटिटीज़ कहते हैं टेबल, ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट मीन टेबल्स, जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, तो एंटिटी कहते हैं बेसिकली डाटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स को। तो दुनिया में जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डाटाबेस में एंटिटी कहते हैं, और एंटिटी को डाटा फ्लो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये जो है रेक्टेंगल शेप जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, ठीक हो गया, ये वाली शेप यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल शेप। उसके बाद कलेक्टर। ये कलेक्टर क्या होता है? कहता है दिस DFD शेप इज़ यूज टू एक्सप्रेस सीवरल डाटा फ्लो कनेक्शंस। कहता है अगर आपने डिफरेंट मल्टीपल डाटा फ्लो कनेक्शंस को एक्सप्रेस करना हो, उनको बयान करना हो, तो उसके लिए कहता है हम कनेक्टर यूज़ करते हैं। कुछ इस तरह का देख रहे हो आप, देखो पीछे से आने वाले मल्टीपल डाटा फ्लो को आपने एक सिंगल डाटा फ्लो में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी कहने का मतलब ये है, अगर दोस्तों आपने अपने मल्टीपल डाटा फ्लो को एक सिंगल डाटा फ्लो में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद सेपरेटर। ये सेपरेटर क्या होता है? यानी ऊपर वाले कंसेप्ट का उल्ट, मतलब आपके पास पीछे से एक डाटा फ्लो आ रहा है, आपने आगे उसको मल्टीपल डाटा फ्लो में कन्वर्ट करना है। जैसे देखो आपको यहाँ पे एक सिंगल डाटा फ्लो मिला, आगे से आपने उसको मल्टीपल डाटा फ्लो में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम ये सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या कर रहा है हमारे सिंगल डाटा फ्लो को मल्टीपल डाटा फ्लो में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद रिंग सम ऑपरेटर, मतलब ये रिंग सम ऑपरेटर क्या करता है? आपके आने वाले दो डाटा फ्लो को, ये देखिए मान लो एक डाटा फ्लो ये है, एक डाटा फ्लो ये है, इन दोनों डाटा फ्लो को अगर आपने ऐड करना हो, सम करना हो इनका, तो उसके लिए दोस्तों हम रिंग सम ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है जी एंड ऑपरेटर। बेसिकली आपने बस इन ऑपरेटर की, ये जो ऑपरेटर के नाम है बस आपको ये याद होना चाहिए, इनके ये जो सिंबल है फाइनल, ये बी सिंबल असल में फाइनल होता है, ये सिंबल याद होना चाहिए, और उसके बाद इसका बस आपको वर्किंग याद होनी चाहिए कि इसकी वर्किंग क्या होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया जी, ओके जी। नेक्स्ट आ गया दोस्तों टाइप्स ऑफ DFD। कहता है DFD की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? तो डाटा फ्लो डायग्राम बनाने की दोस्तों 3 टाइप्स होती हैं। कहता है कंटेक्स्ट डायग्राम होती है, लेवल 0 डायग्राम होती है, और डिटेल्ड डायग्राम होती है। ठीक हो गया। तो ऊपर हमने क्या क्या पढ़ा? DFD के एडवांटेजेस पहले पढ़े, फिर उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े, फिर DFD बनाने के लिए कौन कौन से हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, और उसके बाद अब वो बता रहा है कि DFD को बनाने के लिए कौन कौन सी टाइप्स
जो यूज़ की जा सकती हैं, तो वो है पहली कौन सी, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि डीएफडी में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होती है, लेवल 0 डायग्राम होती है और डिटेल डायग्राम होती है। दोस्तों ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कौन सी होती है? कॉन्टेक्स्ट डायग्राम सिंपल डायग्राम होती है जिसमें ओनली हम ये बता देते हैं, इसको दोस्तों कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। तो ये ऊपर सर ने बताया भी होगा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के बारे में कि दिस इज द लेवल ऑफ डीएफडी विच प्रोवाइड द लेटेस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल्स अबाउट द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। कॉन्टेक्स्ट डीएफडी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दे ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोसेस एंड डिस्क्राइब द सिंगल सिस्टम। यानी दोस्तों कॉन्टेक्स्ट डायग्राम डीएफडी के अंदर वो वाली डायग्राम होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रही होती है। कहाँ पे? सिंगल सिस्टम के अंदर। मतलब एक सिंगल सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें जो सिंगल यूज़र के लिए बनाया जाता है, सिंगल सिस्टम जहाँ पे मोस्टली एक डाटा फ्लो डायग्राम, एक डाटा फ्लो होता है, एक ही तरफ का डाटा जो है फ्लो हो रहा होता है, उसको कहते हैं सिंगल सिस्टम। तो कहते हैं एक सिंगल सिस्टम के अंदर अपने सिंगल प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसके ने एक एग्जांपल भी दी हुई है, एग्जांपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट डीएफडी डायग्राम, जिसमें देखें क्या हो रहा है कि ये आपके वो फीचर्स हैं कि मटेरियल प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद ये आपकी रिसीविंग डिपार्टमेंट है। मतलब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है। अब कौन सी डिपार्टमेंट किस चीज़ को मैनेज करेगी? ये देखें, ये जो एरो है ये बेसिकली आपको डाटा फ्लो बता रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या करेगी? मटेरियल रिक्वायरमेंट, मतलब मटेरियल की रिक्वायरमेंट सेंड करेगी किसको? परचेजिंग सिस्टम को। उसके बाद रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या करेगी? ये बेसिकली परचेजिंग सिस्टम को क्या सेंड करेगी? कन्फर्मेशन ऑफ रिसिप्ट, यानी आपकी जो रिसिप्ट जनरेट, जैसे आप किसी भी बेकरी में जाते हो और आपको एक वो बिल मिलता है ना रसीद की फॉर्म में, चिट की फॉर्म के अंदर, वो बेसिकली कहते हैं, इसको कहते हैं रिसिप्ट को। तो कहता है ये बेसिकली ये जो डाटा फ्लो क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि ये जो आपके रिसीविंग डिपार्टमेंट है बेसिकली ये बताती है हमारे परचेजिंग सिस्टम को कि आया कर ये जो रिसिप्ट है क्या ये कंफर्म है या नहीं कंफर्म। उसके बाद सप्लायर किसे कहते हैं? जो चीज़ें सेल करता है। तो कहता है सप्लायर हमारे परचेजिंग सिस्टम से या तो ऑर्डर लेगा या फिर पेमेंट लेगा, और सप्लायर जब ये दोनों चीज़ें ले लेगा उसके बाद हमारे जो सप्लायर है वो परचेजिंग सिस्टम को क्या सेंड करेगा? इनवॉइस सेंड करेगा। इनवॉइस मीन कि कौन कौन सी चीज़ें मैं सेल कर चुका हूँ, तो ये हमारे परचेजिंग सिस्टम को बताएगा। तो दोस्तों ये होती है सिंपल डायग्राम, जिसमें एक जो है सिंपल प्रोसेसेस हैं वो बता रहे हैं कौन सा प्रोसेस क्या करेगा, दूसरे प्रोसेस को क्या सेंड करेगा, क्या रिसीव करेगा डाटा फ्लो के थ्रू। तो इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। ठीक हो गया। जैसे यहाँ भी देखें इसकी एग्जांपल वो बता रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, एक रजिस्टर है, फैकल्टी मेंबर है, यानी ये आपके डिफरेंट एक्टर्स हैं। तो स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट क्लास के लिए रिक्वेस्ट करेगा एडमिशन, ये क्या है? ये एक सिस्टम है एडमिशन सिस्टम। अब इस एडमिशन सिस्टम को स्टूडेंट क्या करेगा? क्लास के लिए रिक्वेस्ट करेगा, और ये एडमिशन सिस्टम बदले में उसे क्या देगा? शेड्यूल देगा उसकी क्लासेस का। ठीक है। इसी तरह जो रजिस्ट्रार है, मतलब रजिस्ट्रार समझो ना, वो जो रजिस्ट्रेशन करता है, तो रजिस्ट्रार जो है वो एडमिशन सिस्टम को क्या सेंड करेगा? कोर्स ऑफरिंग, मतलब ये बताएगा रजिस्ट्रार हमारे एडमिशन सिस्टम को ये बताएगा कि कौन हमारी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ वो स्टूडेंट का डाटा भी उसे प्रोवाइड करेगा। मतलब जो रजिस्ट्रार है वो दो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, एक वो एडमिशन सिस्टम को ये बता रहा है कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, और दूसरा जिन स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है उन स्टूडेंट की डिटेल जो है वो एडमिशन सिस्टम को बता रहा है। उसके बाद जो डीन है, डीन कहते हैं हमारी पूरी डिपार्टमेंट को जो कंट्रोल करता है, तो हमारा जो डीन है वो क्या कर रहा है? वो हमारे एडमिशन सिस्टम से दो चीज़ें गेट कर रहा है, हासिल कर रहा है। क्या बोला? क्लास अकाउंट्स कौन कौन सी क्लासेस इस वक्त अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी में, और दूसरा फैकल्टी लोड शीट्स के कौन किस फैकल्टी में कौन सा लोड शीट है, क्या स्केड्यूल है किस फैकल्टी का, ये भी डीन को कौन प्रोवाइड कर रहा है? एडमिशन सिस्टम। तो बेसिकली देखें कितना ईजिली समझ आ रही है कि ये जो सिस्टम है ये किस एक्टर को क्या प्रोवाइड कर रहा है और क्या उससे रिसीव कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये होती है दोस्तों जिसमें हम बेसिकली ये बता रहे होते हैं, कंसेप्ट बता रहे होते हैं कि आपने सिस्टम को क्या प्रोवाइड करना है और सिस्टम ने आपको क्या प्रोवाइड करना है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डीएफडी डायग्राम। उसके बाद लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम क्या होती है? कहता है द लेवल 0 डायग्राम इन द डीएफडी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द होल सिस्टम। कहता है अगर आपने ये ऊपर क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या है? कॉन्टेक्स्ट लेवल में सिर्फ दोस्तों हम एक सिंगल प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। जैसे ये डीन एक सिंगल प्रोसेस है और ये एक सिंगल प्रोसेस है, इसमें एक सिंगल प्रोसेस की बात हो रही है कि ये जैसे क्लास काउंट्स करना एक सिंगल प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने एक होल सिस्टम के बारे में बताना हो, एक होल सिस्टम को डिस्क्राइब करना हो, पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी को मैनेज करना हो, तो उसके लिए दोस्तों हम लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम क्रिएट करते हैं जो कि पूरे के पूरे आपकी यूनिवर्सिटी के सिस्टम को डिस्क्राइब करेगी। समझ आई बात की? उसके बाद कहता है स्टेप्स इन क्रिएटिंग द लेवल 0 डायग्राम। अब वो बताने जा रहा है कि जब आपने लेवल 0 डायग्राम अगर डीएफडी डायग्राम बनानी हो तो उसमें कौन कौन से स्टेप को आप फॉलो करते हो। तो पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट मॉड्यूल्स ऑन द सिस्टम फॉर विच द टू क्रिएट द डीएफडी। कहता है डीएफडी बनाने के लिए कौन कौन से डिस्टिंक्ट कहते हैं डिफरेंट, कौन कौन से डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं
कहता है उनको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो लेवल 0 डायग्राम में सबसे पहले हम ये देखते हैं, सबसे पहले ये जांच करते हैं कि वो कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं डिफरेंट जिनको हमने यूज़ करते हुए अपनी DFD क्रिएट करनी है। दूसरा, क्रिएट DFD फॉर ऑल द मॉड्यूल्स वन बाय वन टू शो द इंटरनल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। फिर कहता है हम अब DFD क्रिएट करते हैं तमाम के तमाम मॉड्यूल्स के लिए जो वन, और वो तमाम मॉड्यूल वन बाय वन ये शो करते हैं कि हमारे जो सिस्टम है उसमें इंटरनली कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होगी। तीसरा, वंस DFD फॉर द डिस्टिंक्ट मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम हैव बीन क्रिएटेड। कहता है जब आप डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए अपनी DFD एक दफ़ा क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद एस्टेब्लिश लिंक्स बिटवीन डिफरेंट DFD वेयर रिक्वायर्ड बाय एदर कनेक्टिंग द एंटिटीज ऑफ द सिस्टम, प्रोसेस ऑफ द सिस्टम और द डाटा स्टोर्स इन डिफरेंट DFD। कहता है जब एक दफ़ा आप अपने सारे के सारे मॉड्यूल जो है क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद देन आप ये करते हो कि अपनी डिफरेंट जो एंटिटीज़ हैं यानी डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके और डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं और डिफरेंट जो आप डाटा स्टोर कर रहे हो उनके दरमियान कनेक्शन क्रिएट करते हो कि किस एंटिटी का किस एंटिटी से कनेक्शन है, किस प्रोसेस का किस प्रोसेस से कनेक्शन है। तो कहता है ये सारे फिर आप बाद में करते हो जब आपकी एक दफ़ा मॉड्यूल्स क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद नाउ कम्स टू द स्टेज ऑफ प्लानिंग द नंबर ऑन प्रोसेसेस, और फिर उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं और थोड़ी प्लेसिंग करते हैं, स्टेजेस को प्लेस करते हैं अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा प्रोसेस सबसे पहले चलेगा, फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस चलेगा, फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस चलेगा। तो बेसिकली चौथे नंबर पे हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं कि पहले कौन सा प्रोसेस काम करेगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा काम करेगा, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा काम करेगा। तो ये बेसिकली हम नंबरिंग करते हैं अपने डिफरेंट प्रोसेसेस की। ये चौथा पॉइंट है किसमें, हमारी लेवल 0 डायग्राम के अंदर। लें जी, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।